कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको छंद के अंतर्गत चौपाई छंद का लक्षण और उसका उदाहरण बताया था। मैंने आपको 2 चरणों में मात्राएं लगाकर बताई थी, स्पष्ट की थी। 2 चरण शेष रह गए थे, तो 2 चरण जो अंतिम 2 चरण आए थे वो इस प्रकार थे। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि स्वर के अनुसार मात्राओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ अनुनासिक आता है तो इसके लिए जो है एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व या लघु मात्रा बोलते हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग तथा आहा के लिए वक्र अर्थात दीर्घ मात्रा का या दीर्घ या गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं छोटा एक मात्रा। अब देखिए इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ी, तो कितनी मात्राएं होंगी, 2। फिर देखिए बड़ा ओ तो 2 मात्राएं, छोटी ई 1 मात्रा, छोटा आ 1 मात्रा, 1 मात्रा। चूरन बड़ा ओ आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। फिर छोटा आ रहा है तो 1 मात्रा, फिर 1। इसके बाद देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ स्वर है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, वक्र मात्राएं यानी 2 मात्राएं लगेंगी। और यहाँ पर भी कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं। अब इस तरह हम गिन लेते हैं, 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों, 16 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों समन सकल, समन की 1 1 1 1 1 1, भज 1, रुज, रुज में छोटा ओ है बच्चों तो इसलिए इसकी कितनी मात्रा लगेगी, 1 मात्रा, 1 मात्रा, फिर 1, फिर 1। वारु, वा में बड़ा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी बच्चों, 2 मात्राएं। और रू में बड़ा ऊ है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। अब ये लेते हैं 3 3 6 6 4 10 10 और 6 कितनी हुई, 16 मात्राएं। तो बच्चों मैंने आपको लक्षण चौपाई का क्या बताया था कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं और चरणों के अंत में 2 गुण का आना शुभ माना जाता है। जो मैंने यहाँ पर छंद लिखा है उसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं बच्चों, 16 16 मात्राएं आ रही हैं। और देखा आपने कि यहाँ पर 2 गुण का आना शुभ माना जाता है, ये विशेषता निकल रही। अतः यहाँ पर बच्चों कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद के बाद बच्चों जो छंद आपको पढ़ना है वो छंद है दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद का लक्षण या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी, दोहा एक अर्ध सममात्रिक मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में
11 मात्राएं होती है। बच्चों स्पष्ट हुआ? अर्धसमात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसके आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उसे अर्धसमात्रिक छंद कहते हैं। तो दोहा का लक्षण क्या है? दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों हम उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही सरल दोहा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उदाहरण देखिए, रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का। बच्चों जब भी आप उदाहरण लिखें तो हमेशा एक लाइन छोड़कर लिखें, मात्राएं लगाने में आसानी होती है और देखने में हमारी जो विषय वस्तु होती है वो आकर्षक होती है। तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाए। इस उदाहरण में हम क्या लगाएंगे? मात्राएं। तो रही मन एक धागा, दोनों ही बड़ा स्वर आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी? वक्र लगेगा, दीर्घ मात्रा लगेगी। इसी तरह प्रेम में दीर्घ लघु दीर्घ, ये लेते हैं 4 4 8 10 3 13 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 13 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों, मत एक तोड़ो में कितनी लगेंगी? 2 तोड़ो चटकाए। अब देखिए 6 6 4 10 1 11 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 11 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, टूटे में भी कितने लगेंगे? दीर्घ से में दीर्घ, फिर में एक ना में क्या लगेगा? एक, जुरे में। अब इस तरह देखते हैं बच्चों, 6 6 4 10 12। तो यहाँ पर क्या होगा? ना। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? दीर्घ। अब इस तरह बच्चों कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, जुरे में क्या होगा? लघु, रय में अय की मात्रा तो दीर्घ होगा, गांठ में आ रहा है तो क्या होगा? दीर्घ मात्रा, ठा में छोटा तो लघु, परी में एक, जाय में 2 1, लेते 3 3 6 6 4 10 1 11। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। बच्चों इस उदाहरण में देखा आपने कि दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके 4 चरण हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होने के कारण यह छंद कौन सा छंद है? दोहा छंद है। बच्चों परीक्षा के दौरान लक्षण लिखकर यदि आप उदाहरण लिखने के उपरांत मात्राओं को लगाकर अच्छे से लिख देते हैं तो आपको स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब बच्चों मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो छंद है सोरठा छंद। सबसे पहले जान लेते हैं इसका लक्षण परिभाषा भी आप इसको बोल सकते हो। लक्षण क्या है? सोरठा एक अर्धसमात्रिक छंद है
होते हैं इसके प्रथम व तृतीय चरण में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं 11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। आप बच्चों उदाहरण देखिए इसका। परिभाषा क्या बताई मैंने सोरठा की? सोरठा एक अर्धसमार्थिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अतः यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब बच्चों इस उदाहरण में मैं मात्राएं लगा रही हूँ। जा में कौन सी मात्रा है? ए। तो ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ। फिर सुमिरत में छोटा हूँ ए। सिद्धि में भी बच्चों कितने लगेगी? छोटी यहाँ पर स्वर आ रहा है तो लघु। फिर होय में ओ की मात्रा है तो दीर्घ, और या में आ की मात्रा छोटा आ होने के कारण कौन सा लगेगा? लघु मात्रा। आप गिन लेते हैं 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। अब आते हैं बच्चों द्वितीय चरण में। गणनायक 1, नायक में क्या है? बड़ा है, तो कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? दीर्घ। 1 करिबर वदन। गिन लेते हैं 4, 4, 8, 2, 10, 3, 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं द्वितीय चरण में? 13 मात्राएं। इसके बाद बच्चों आते हैं तृतीय चरण में। करव 1 अनुग्रह को आप विशेष ध्यान दीजिए। 1 ग्रह की जो आधी मात्रा वो इसके साथ क्या होगी? जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ हो जाएगा। फिर 1 फिर 2 1। इस तरह कितनी हुई बच्चों? 3, 3, 6, 6, 2, 8, 10, 1, 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई बच्चों? 11 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों
अंत होता है। तो देखा साइंस शब्द से इस छंद का प्रारंभ हो रहा है और साइंस शब्द से इस छंद का अंत भी हो रहा है। तो अतः बच्चों यहाँ पर कौन सा छंद हुआ? कुंडलिया छंद हुआ। ग्रीष्मावकाश के बाद आपका एक बार फिर शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने निश्चित समाकलन और अवकल समीकरण अध्याय को कंप्लीट किया। अब हम अपना जो अगला अध्याय है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला अध्याय है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग जो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन पढ़ा, उसका हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और इंटरमीडिएट सेक्शन में हमारे इस बुक में हमारा उस निश्चित समाकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, उसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, निश्चित समाकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि उसका प्रयोग हम लोग किसी भी कर्व के वक्र के घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग या समाकलन के अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब किसी भी वक्र के घिरे भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चों, घिरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमें उस वक्र का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए कि वो वक्र जो हमारे पास गिवन है और उसका जो घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है वो वक्र कैसा है, उसका ग्राफ कैसा है। अगर आप ये जानेंगे कि इस कर्व का ग्राफ ऐसा होता है तो हम लोग आसानी से उस घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाले वक्रों के बारे में जानकारी रखनी होगी। तो बच्चों, मुख्यतः हमारे पास इस अध्याय में मुख्य कर्व या मुख्य वक्र जो होंगे वो हमको पढ़ने हैं परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त और रेखाएं आदि। मुख्यतः हमको इन वक्रों का ही प्रॉब्लम या इन वक्रों से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, अब इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि परवलय का ग्राफ कैसे बनता है, कौन सा परवलय किस तरह का होता है और दीर्घवृत्त किस टाइप का होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका फिगर कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है। अगर आप ये जानेंगे तो आप उससे संबंधित घिरे भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मेनली वक्रों के घिरे भाग का क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे, इसलिए पहले हम वक्रों को समझ लेते हैं कि कौन सा वक्र किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों परवलय के बारे में जानते हैं। परवलय क्या है? बच्चों, जो आपका पैराबोला होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, उसके कई रूप होते हैं। y² 4ax। जब हमारे पास कोई ये हमारे पास x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, किसी एक में सेकंड डिग्री होगा और एक में अगर फर्स्ट डिग्री होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पैराबोला को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म y² 4ax अगर हम इस टाइप का पैराबोला अगर होगा तो हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होता है। y² 4ax पॉजिटिव x है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव x दिख रहा है आपको, देन पॉजिटिव x के साइड में इसका माउथ ओपन होगा और इसका वर्टेक्स 0,0 होगा एंड यहाँ पर जो इसका होगा a,0 इसकी फोकी होगी, नाभि बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, और ये इसका शीर्ष होगा। ये शीर्ष कहलाता है और ये नाभि कहलाता है। ये a,0 नाभि से होकर जो रेखा जाती है और इसके अक्ष पर लंब होती है। अक्ष का मतलब ये चीज, ये इसका एक्स अक्ष कहलाता है। जो नाभि से होकर गुजरती है लाइन और उसके अक्ष पर लंब होती है वो उसका नाभि लंब कहलाता है। तो ये नाभि लंब है, तो ये इस टाइप का कर्व है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कर्व का और एक्स अक्ष के साथ जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है वो ये हमारे पास दिख रहा है।
इस कर्व का इस नाभि लंब के द्वारा घेरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास है वो ये है। तो बच्चों आपको कर्व का नॉलेज होना है, अभी आपको एरिया निकालना नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ कर्व के बारे में नॉलेज है। तो y = 4x होगा तो इसका कर्व इधर की ओर खुलेगा, मुंह इधर की ओर खुलेगा प्लस x डायरेक्शन में, और इसकी नाभि 1,0 होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस 1,0, और यहाँ से तो ऊपर जाती है परपेंडिकुलर लाइन, ये नाभि लंब होता है, और जितनी डिस्टेंस में और शीर्ष से नाभि होगा उतनी डिस्टेंस से पीछे यहाँ पर नियता होगी, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये नियता होगी स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगर आपका दूसरा पैराबोला का दूसरा फॉर्म होता है y = -4x, जब y = -4x होगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर -x है, तो -x है तो इसका माउस जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, और सिमिलर वे में इसकी जो हमारे पास फोकी होगी या नाभि होगी वो -1,0 होगा, यहाँ पर होगा, ये इसकी नाभि है और ये इससे होकर जा रही है, तो ये इसका नाभिलंब हो गया। अब आपको अगर नाभिलंब और एक्स के बीच का एरिया निकालना है परवलय से गिरा हुआ, तो ये इसका एरिया हो गया। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ हो गया। अगर पैराबोला आपका x² = 4ay, क्योंकि किसी में भी सेकंड डिग्री हो सकता है और किसी में भी फर्स्ट डिग्री, y में अगर सेकंड डिग्री है तो x में फर्स्ट डिग्री होगा, और x में सेकंड डिग्री है तो y में फर्स्ट डिग्री। ये पैराबोला का फॉर्म होता है स्टूडेंट। तो अगर इस टाइप का पैराबोला स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ इधर से पॉजिटिव y देखना है, तो आपको जो कम डिग्री वाला फर्स्ट डिग्री वाले का साइन देखना है, उसकी पावर देखनी है। तो जब साइन देखना है पॉजिटिव हुआ है तो इसका प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसका ये यहाँ पर इस जगह पे 0, इसकी फोकी होगी, ये इसकी फोकी होगी स्टूडेंट्स। सो ये इसका नाभिलंब हो जाएगा, और इसी के पीछे की तरफ इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको जो एरिया बताना पूछा जाएगा वो एरिया आपको निकालना होगा, तो आप एरिया कभी निकाल पाएंगे जब आपको कर्व का नॉलेज होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास x² = -4ay है तो नेगेटिव y नीचे की तरफ होता है, इसका फिगर हमारे पास बच्चों डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा। वर्टेक्स एवरी कंडीशन में 0,0 ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास इसकी 0, से इसकी फोकी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम कर्व्स, ये हमारे कुछ वक्र हैं जो कि परवलय को निरूपित कर रहे हैं। ये परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्म है। y² = 4x टाइप का होगा तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, y² = -4x होगा तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, x² = 4ay है तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, और x² = -4ay है तो इसका नीचे की तरफ बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास परवलय से संबंधित ग्राफ है। अब बच्चों हम लोग अपने अगले कर्व की ओर बढ़ते हैं, जो कि दीर्घवृत्त है। तो बच्चों दीर्घवृत्त हमारे पास एक अंडाकार शेप टाइप का होता है, थोड़ा सा अंडाकार इसकी आकृति होती है, थोड़ा सा इस टाइप का शेप होता है इसका। ये हमारे पास एक दीर्घवृत्ताकार आकृति है। यहाँ पर जो हमारे पास आप देख रहे हैं पूरा घिरा हुआ क्षेत्र हो गया एक तरह से, तो हमारे पास इसके दो तरफ झुके हुए पार्ट हैं, और इसकी दो नाभियां होंगी, एक इसके अंदर के पार्ट में और इसके अंदर के पार्ट में। यहाँ पर इसका जो है ये हमारे पास होता है इसका शीर्ष, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक शीर्ष कहलाते हैं इसके 0, b और ये 0, बच्चों जो इससे आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ ज्यादा फैला हुआ है, तो जिधर ज्यादा फैला हुआ होता है वो उसका दीर्घाक्ष कहलाता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास AA' जो है वो इसका दीर्घाक्ष है, तो दीर्घाक्ष बोलते हैं इसको, दीर्घाक्ष AA' की लंबाई जो है वो 2a स्टूडेंट्स, और लघुअक्ष ये लघुअक्ष हो जाएगा, तो आपको कम डिस्टेंस दिखाई पड़े, कम थोड़ा चट्टा हुआ दिखाई पड़े, वो हमारे पास हमेशा लघुअक्ष होता है स्टूडेंट्स। तो BB' इसको लघुअक्ष बोलेंगे, इसकी लेंथ 2b। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एक नाभि होगी, इसको AE,0 और एक यहाँ पर इसकी नाभि होगी -A,0। सो S बोलेंगे, इसको S' बोलेंगे। सो नाभियां जो होती हैं वो नाभियां इसकी हो गई +- AE,0
0। अब जितनी डिस्टेंस है बच्चों शीर्ष से नाभि होगी उतनी डिस्टेंस की पीछे की तरफ यहाँ पर इसकी नियता होगी। तो ये नियता होगी स्टूडेंट्स x = -a/e इसकी कोऑर्डिनेट, जिसकी तरफ ये नियता यहाँ पर होगी x = +a/e। तो नियता का समीकरण, बिकॉज ये हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए x इक्वल लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल माइनस प्लस माइनस a/e, नेता का समीकरण ये हो गया हमारे पास, ये नेता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दीर्घवृत्त का शेप है। तो आपको जब दीर्घवृत्त का नॉलेज होगा कि दीर्घवृत्त इस टाइप से होता है, ये हमारे पास द्विघात होता है, इधर द्विघात कहलाता है, वो उसका मतलब वो फैला हुआ भाग उसका हो गया, और इधर चपटा होता है वो लघुवक्ष होता है वो उसका। तो इस तरीके से, और ये e जो होती है वो e उत्केंद्रता होती है। अब उत्केंद्रता निकालने का एक तरीका होता है b² = a² 1 - e²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे निकल आता है। अब हमारे पास अगर ये a बड़ा है b से तो ऐसा फिगर बनेगा, अगर a बड़ा है b से तो इस टाइप का फिगर बनेगा। अब इफ b बड़ा है a से तो आपका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ये ज्यादा इधर होगा जब b बड़ा होगा a से। तो इस कंडीशन में ये सब बदल जाएंगे हमारे पास, इधर की तरफ फुकियां हो जाएंगी, इस अच्छी तरफ फुकियां हो जाएंगी। तो इस टाइप से ये दीर्घवृत्त का हमारे पास शेप हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको कहा जाए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए तो यहाँ का ये सारे एरिया आपको ये इक्वल हो गए, सिमेट्री बनती है स्टूडेंट्स। जितना पार्ट ये होगा उतनी पार्ट ये होगा, उतनी पार्ट ये होगा, उतनी पार्ट ये होगा। तो हमारे पास औसत का एरिया होता है π/4। इसका भी जब निकालेंगे तो स्टूडेंट्स का भी एरिया π/4, इसका भी π/4 π/4 मिला देंगे सबका एरिया, तो टोटल एरिया जो दीर्घवृत्त का हो जाएगा वो π/4। एरिया बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सिर्फ शेप समझ जाएंगे। अगर हम शेप समझ गए तो हम लोगों को एरिया वाले चैप्टर में एरिया निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला जो है वो है वृत्त, सर्कल। बच्चों वृत्त क्या है, सभी लोग जानते हैं वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक बिंदु ये चर बिंदु है और ये हमारे पास स्थिर बिंदु है, और अगर ये चलता है तो इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी हमेशा इस बिंदु से इक्वल रहती है, तो हम कहते हैं पथ बनता है वो हमारे पास वृत्त होता है। तो अगर ये हमारे पास डिस्टेंस अगर हमारे पास r है और आगे बढ़ने पर यहाँ पहुंच गया, अगर फिर ये डिस्टेंस r ही रहे, फिर ऐसे आगे बढ़ गया, इस टाइप से जो पथ बनता है हमारे पास, इस टाइप से जो हमारे पास एक पैथ बनेगा वो सर्किल ही होगा। तो इस टाइप से हमारे पास जो भी एक कर्व बनेगा वो एक सर्कल को शो करेगा। यहां पर से हमेशा डिस्टेंस की आ ही रहेगी। तो बच्चों वृत्त क्या है, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। मान लीजिए ये बिंदु है, इसका पथ होता है, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं, ये केंद्र हो जाता है। स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहती है और उस नियत दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास त्रिज्या हो जाती है और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट को केंद्र है। तो एक तरह से ये वृत्त है। अब वृत्त का जो हमारे पास समीकरण, जबकि केंद्र पता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। जहां h कॉमा के वृत्त का केंद्र वह r त्रिज्या है। अगर बच्चों h कॉमा के वृत्त का केंद्र है और r त्रिज्या है तो वृत्त का समीकरण ये होता है। अब अगर केंद्र मूल बिंदु हो जाए 0,0 हो तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब वृत्त का जो समीकरण होगा बच्चों वो हमारे पास x² + y² = a², या त्रिज्या स्क्वायर इसको हम r भी कह सकते हैं, r²। तो स्टूडेंट्स ये वृत्त का समीकरण होता है जब हमको केंद्र पता हो h कॉमा के और त्रिज्या पता हो, और अगर हमारे पास वही केंद्र 0,0 हो जाए, मूल बिंदु हो जाए, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वृत्त का व्यापक समीकरण,
व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। आपको ये ध्यान रखना है x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल रहेगा अगर तो वो वृत्त को सोल्व करेगा। अब यहाँ से अगर हमें केंद्र निकालना है तो केंद्र होता है माइनस g माइनस है और त्रिज्या होती है हमारे पास अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इस फॉर्मूले से हम लोग त्रिज्या और केंद्र निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वृत्त हो गया। तो वृत्त हमारे पास आपको सब कोई मालूम वृत्त कैसा होता है। वृत्त आपका हमेशा अगर सेंटर 0, 0 है ऐसा रहेगा वृत्त 0, 0 इसको सेंटर होगा, ये त्रिज्या हमेशा बराबर रहेगी। और आपका कोई भी केंद्र अगर हो गया हमारे पास मान लीजिए h के केंद्र है, कैसा भी वृत्त हो सकता है। तो ये वृत्त का शेप है हमारे पास। अब आ जाते हैं बच्चों सरल रेखा। सरल रेखा तो सरल रेखा का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो सरल रेखा का व्यापक रूप जो होता है स्टूडेंट्स, किसी भी सरल रेखा का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हमारे पास सरल रेखा का व्यापक रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल वो रेखा हमारे पास दे दी गई 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सरल रेखा को सोल्व करता है क्योंकि ये बिल्कुल कंपेयर टू दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों सरल रेखा को सोल्व करता है। अब इसको हमें ग्राफ में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6। सो y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 3। अब हम लोग टेबल बनाते हैं बच्चों स्टूडेंट्स। यहाँ पर x यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर 1 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स तो माइनस 8/3 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम लोग 3 लेते हैं सो माइनस 3 माइनस 12 का माइनस 4 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग। जब x 0 है तो y माइनस 2, यहाँ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सिमिलरली प्लस 6, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग इसको ग्राफ को बनाएंगे। अब 0, माइनस 2 तो 0, माइनस 2 दिस इज 0, माइनस 2। सेकेंड पॉइंट इज 1, माइनस 8/3। x की वैल्यू 1 है ये 1 हो गई और माइनस 8/3 समथिंग अबाउट माइनस 3 नियरली अबाउट दिस। तो दिस इज 1, 1, 0। This point is 0, 1, minus 8/3 and y equal to 0 then x equal minus 3. So x equal minus 3 is here. Students, x equal to minus 3 is here, minus 3. This is so students. This is the x minus 3, 0. So minus 3, 0 is this. 0, minus 2 is this, and students, this is the point. 1, minus 8,3, and sorry, minus 8,3 is here. 1, 2, minus 8,3 is here. This is the line. So this is the line of this. We can draw. तो हम लोग पॉइंट को मिला करके हम लोग आसानी से लाइन का ग्राफ खींच सकते हैं। और फिर इसके बाद जो भी है अगर ये एरिया पूछेगा बाउंड्री एरिया ये दिख रहा है तो ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चों कुछ और कर्व भी होते हैं, सम स्पेशल कर्व, कुछ अन्य कर्व या अन्य वक्त जैसे आप जानते हैं। अगर आपको y sin x का ग्राफ पता होगा तो आप उसके द्वारा घेरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो y sin x का ग्राफ कैसा है ये आप जानते हैं। y sin x ये 0 है। यहाँ पर स्टूडेंट्स π/2 का मैक्सिमम होता है। दिस इज π/2, 0, दिस इज पाई, दिस इज आल्सो 3π/2
and this is 2 pi. So this is the graph of y equal to sin x. तो अगर आप ये कहें कि y इक्वल टू साइन x के ग्राफ में y इक्वल टू साइन x के ग्राफ में 0 से पाई तक के बीच का एरिया निकालिए, 0 से पाई तक का एरिया पूरा 0, ठीक है। अगर ये कहते हैं आपको पाई से 2 पाई का निकालिए, तो पाई से 2 पाई का ये नीचे की तरफ एरिया, जो नीचे की तरफ एरिया होगा वो नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस टाइप से हम लोग अगर जानते हैं तो हम लोग एरिया आसानी से जहां तक पूछेगा वहां तक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार y इक्वल टू cos x का ग्राफ, सो y इक्वल टू cos x का ग्राफ आपको मालूम है यहाँ से, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 1 से स्टार्ट होगा और इसका ग्राफ की वजह से जैसे साइन का बनता है उसी हिसाब से इसका ग्राफ बनेगा। सो ये हमारे पास हो गया पाई बाई 2, यहाँ पर बच्चों ये पाई होगा और यहाँ पर बच्चों ये 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। सो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है एंड cos पाई इज इक्वल टू -1 देन cos 3 पाई बाई 2 एंड देन cos 2 पाई की वैल्यू पॉजिटिव 1, सो ये 2 पाई हो गया यहाँ पे। So this is the graph of y equal to cos x. So y equal to cos x का ग्राफ। अब आपको जहाँ से जहाँ तक जिस लिमिट तक आपको एरिया चाहिए होगा वो गिवन होगा और आप आसानी से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इस वीडियो में ये बताया कि हमको कुछ कर्मों का या वक्रों का ज्ञान अगर होगा तो उसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर परवलय के बारे में जानकारी दी, दीर्घवृत्त के बारे में जानकारी दी, वृत्त के बारे में जानकारी दी, सरल रेखा के बारे में और कुछ y इक्वल टू sin x या y इक्वल टू cos x टाइप के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एरिया निकालने में, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो आज मैंने आपको कुछ कर्व के ग्राफ के बारे में बताया जो कि आपको प्रश्न या सवालों को हल करने में अति महत्वपूर्ण है और अगले वीडियो में मैं आपको एरिया निकालना सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।